सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मुकद्दर को पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जैसा आप लोग से वादा किया था कि हम लोग अब आज से आप लोग की बेसिक से लेकर के एडवांस तक की क्लास शुरू करेंगे। अब आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहना है बिल्कुल। और डेली की डेली हम लोग की क्लासेज आएंगी हर एक सब्जेक्ट की इस चैनल पे, और आप लोग को रोज़ का रोज़ क्लास लेना है ध्यान से और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आज से अब हम क्या शुरू करेंगे, आज से हम शुरू करेंगे पहला अध्याय। अध्याय क्या है? पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से चार्ट बना रखा है ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं एक एक करके सारा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, संख्याएं वास्तविक होती हैं और काल्पनिक होती हैं। संख्याएं कुल मिलाकर के दो तरीके की होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या हर प्रकार की संख्या है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। हर एक संख्या है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या भी अब दो तरीके की होती है, एक हो गया परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके। मतलब हिंदी में बोला जाए तो कुल मिलाकर के भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन यह है कि वह संख्या भिन्न के रूप में तो लिखी जा सके, लेकिन उसका जो हर है यह जो Q है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह माइनस में हो प्लस में हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस वह क्या ना हो, बस वह 0 ना हो, ठीक है। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और वह संख्या भिन्न के रूप में P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, जिसमें उस भिन्न का जो हर है वह शून्य ना हो। शून्य के सिवाय माइनस में कोई भी संख्या हो, प्लस में कोई भी संख्या हो, यह सब चलेगा, ठीक है। तो यह है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या दूसरी कौन सी है? अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके। परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय मतलब देखो एक हिंदी का भी कॉन्सेप्ट यही समझ लो, किसी भी शब्द के आगे जब अ आ जाता है तो उसका मतलब होता है उसका विपरीत, उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका जस्ट उल्टा अर्थ। जैसे अपरिमेय के आगे आया है तो परिमेय का मतलब भिन्न के रूप वाली संख्या, अ का मतलब नहीं, मतलब जो संख्या भिन्न के रूप में न लिखी जा रही हो या न लिखी जा सकती हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रकार की संख्याएं आती हैं वह देख लेते हैं। इसमें आपकी अंडर रूट की सभी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे √2, √3 और आ गया आपका √5। इस तरीके की संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने बस इतना जाना कि संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या कौन कौन सी है? वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक मतलब जो वास्तव में एग्जिस्ट करे। काल्पनिक मतलब वो काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब हमारी सोच है वह कि वैसी एक संख्या होगी, ठीक है, वैसी एग्जैक्ट असली में होती नहीं है, हम उसको मान लिए कि वैसी भी संख्या कोई होगी विद्यमान, ठीक है। अब वह किस प्रकार की होगी? पहले काल्पनिक समझ लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे एक बार और। काल्पनिक जो होगी हमने ऐसा माना है कि वह इस रूप में होगी, कोई भी संख्या जो होगी काल्पनिक वाली वह a+ib या a-ib के रूप में होगी, ठीक है। a-ib के रूप में होगी, a-ib। अब इसमें i क्या है? i हमने इमेजिनरी, काल्पनिक की इंग्लिश जो है इमेजिनरी, उससे उठाया है। और इस i का मतलब क्या है? i का मतलब होता है √-1, ठीक है। यह होता है काल्पनिक संख्या। अभी कक्षा 10 के लेवल पर आप लोगों को बस इतना ही जानने की जरूरत है, ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कुल मिला के बस इतना जानना है कि काल्पनिक संख्या a+ib या a-ib के रूप में होती है, जिसमें i जो होता है
उसको हम अंडर रूट माइनस 1 के बराबर मानते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या जो है वह दो तरीके की होती है, एक हो गई परिमेय संख्या और एक हो गई अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, अर्थात p अपान q के रूप में लिखी जा सके, जिसमें उस भिन्न का हर यानी q की वैल्यू कभी भी शून्य के बराबर ना हो, शून्य के सिवा या तो माइनस में हो या तो प्लस में हो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वह है कि जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट में कोई भी संख्या हो उसको हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या होती है पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक मतलब अपरिमेय संख्या में एक और रोचक चीज ये है कि परिमेय संख्या में भिन्न के रूप में जो संख्या नहीं होगी, जैसे मान लेते हैं 2, अब इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है अभी तक जितने भी वीडियो हुए हैं उसमें से देखो थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने 3G का जो वीडियो है उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने वहां पे यह चीज मेंशन करी थी कि किसी भी संख्या को 3G या उसके पहले का कोई वीडियो है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, किसी भी संख्या को भिन्न की संख्या बनाने के लिए उसको हम 1 से भाग दे करके लिख सकते हैं, अर्थात 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या के लिए हमें यही चाहिए कि उस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखें और भिन्न में जो हर हो वह शून्य न हो। तो यह दोनों कंडीशन को ये संख्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, अर्थात हम 2 को भी कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये 2 क्या है? परिमेय संख्या भी 2 तरीके की है। कौन कौन सी? पूर्णांक है और भिन्न है। तो भिन्न का मतलब तो आप लोग जान गए क्या होता है? 2/5, 1/10, 2/3, 18/29, 25/45, ये सब क्या है? भिन्न की संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक अभी अभी मैंने बताया, जैसे एक कोई संख्या है 2, तो यह एक पूर्णांक है, लेकिन इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि हमें जहां जरूरत लगेगी इसको हम वहां पे परिमेय संख्या में अर्थात भिन्न के रूप में हम p/q के फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं 1 से भाग दे करके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई इतनी। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो कितने आराम से समझा रहा हूं, एक एक छोटी छोटी चीजों को लेकर चल रहा हूं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये बताइए। आपकी हर एक क्वेरी को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, आराम से पढ़ाई करो, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने छोटे भाई बहन को भी लेकर के आओ और खुद भी पढ़ो। अगर कक्षा 11 में गए हो और खुशी मना रहे हो कि हम तो 10 में बिना पेपर दिए पास हो गए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जब कक्षा 11 की पेपर होगा या कक्षा 11 की पढ़ाई होगी और पता चलेगा तुम्हारा बेस ही कुछ नहीं है, तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेहतर यही है कि समय है, अभी कोई काम नहीं है घर पे, केवल धुआं चौकड़ी नहीं करनी है, आराम से पढ़ो। रोज 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे एक क्लास हमारे चैनल पे चल रही है, कोई रुपए पैसे की बात नहीं है, फ्री में सारी क्लासेस हैं। केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और आराम से रोज एक क्लास लो, 5 की 5 क्लास रोज लो। जितने सब्जेक्ट हो जितनी क्लास होगी हम लोग आगे पूरी की पूरी चलाएंगे, सारी की सारी क्लास लो और चुपचाप देखो। समझ में आई बात? जो ना समझ में आए उसको पूछो। चलो, तो पूर्णांक हो गया और ये भिन्न हो गया। अब क्या है? अब पूर्णांक भी 3 तरीके का होता है। पूर्णांक में क्या हो गया? पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आएगी? पूर्णांक में वह सभी संख्याएं आएंगी जो -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक, इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो का मतलब जीरो को साथ में लेकर के भी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं होंगी, साथ में शून्य भी उसमें सम्मिलित होगा। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। एक जो प्लस वाली संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर जिनको इंग्लिश में कहा गया, और हिंदी में क्या कहा गया? धन पूर्णांक। जैसे +1 से लेकर के और ये पूरा जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक, तो अब ये हो गया धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब शून्य तो आप लोग को समझ में ही आता है, शून्य हो गया। और ये जो ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक कहां से आएगा? -इनफाइनाइट से लेकर के
ये आएगा -1 तक। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव नंबर यानी ऋण पूर्णांक। ठीक है, यह वाली चीज आपको अगर थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तो चलो मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा क्या, नंबर स्केल, जिसमें क्या होता था, जिसमें हम मानते थे कि ये 0 है, इधर 1 है, मैंने 2 लिख दिया, 1 है, 2 है, और इसी तरह करते करते यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब इधर हम मानते थे -1 है, ये -2 है, और इसी तरह करते करते यहाँ पे हम मानते थे माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर स्केल संख्या रेखा जो होती थी उसको हम यही मानते थे, ऐसे ही दर्शाते थे। कुछ याद है? नहीं याद है तो दोबारा रिवाइज करो यहाँ पे कि हम जो संख्या रेखा है वह संख्या रेखा पे हम अपने नंबरों को ठीक इसी क्रम में दर्शाते थे। ठीक है, जिसमें 0 के बाईं तरफ के नंबर को निगेटिव नंबर कहा जाता था और 0 के दाईं तरफ के नंबर को क्या कहा जाता था, पॉजिटिव नंबर कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका होता था संख्या रेखा। अब ठीक इसी को हमने यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया कि जो दाएं साइड वाले हैं वह पॉजिटिव नंबर यानी धन पूर्णांक है, जो बाएं साइड वाले हैं वह निगेटिव नंबर यानी ऋण पूर्णांक है, और जो बीच में जो 0 है वह है आपका 0। ठीक है, तो कुल मिला के हमने अभी तक अध्याय प्रथम में इतने देर में यह जाना कि संख्याएं 2 तरीके की हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी 2 तरीके की है। वास्तव में वास्तविक संख्या वह है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, यानी हमारे सामने है, वास्तव में रियल नंबर है, जो जो रियलिटी में है। काल्पनिक संख्याएं हमने ऐसा एक इमेजिन कर लिया कि इस तरीके की भी संख्याएं होंगी, ये हमारी कुल मिलाकर के केवल और केवल कल्पना है। ठीक है, लेकिन हम इसको भी अपने गणित में समाहित किए हैं, सम्मिलित किए हैं, इस पे भी हम आगे चल के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले काल्पनिक संख्या ही समझ लो एक बार और कि काल्पनिक संख्या वह है जो a प्लस IB के फॉर्म में या a माइनस IB के फॉर्म में है। ठीक है, a माइनस IB के फॉर्म में है, जिसमें i की वैल्यू जो है वह √-1 हम लोगों ने मानी है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या भी मैंने बताया जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है रियल में, वह 2 तरीके की है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जो अब P/Q के रूप में होती है, अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, जिसमें जो भिन्न का हर है वह 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक, अपरिमेय संख्या वह है जिसे भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3, √5, √18, √95, √5000, √18,000, कुछ भी। ठीक है, अंडर रूट या क्यूब रूट में जो भी हो। अब ठीक परिमेय संख्या पे आते हैं। अब परिमेय संख्या भी 2 तरीके की है, एक है पूर्णांक, एक है भिन्न। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वह है जो केवल और केवल एक संख्या हो, माइनस से लेकर के प्लस तक कोई भी संख्या हो, 0 को समाहित करते हुए उसे कहते हैं पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पूर्णांक को जब जरूरत पड़ेगी, भले वह माइनस में हो या प्लस में हो, हम उसको 1 से भाग दे करके भिन्न की संख्या बना सकते हैं। और हमें पता है कि भिन्न की संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न की संख्या को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक, जो -∞ से लेकर के +∞ तक सभी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब भिन्न क्या है? भिन्न तो अभी आपने को बताया मैंने कि जो P/Q के अंश बटा हर के रूप में जो भी संख्या लिखी जाए उसको भिन्न कहते हैं, और उसको परिमेय संख्या भी हम कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक 3 तरीके का आपको मैंने बता दिया, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है 0 और एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक इसी पद्धति के अनुसार हम संख्या रेखा पे संख्याओं को भी प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम बाईं तरफ -∞ से लेकर के -1 तक की संख्याओं को, 0 के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम माइनस में दर्शाते हैं। और माइनस में हमें यह ध्यान रखना होता है, सबसे बड़ी बात, एक और चीज बता देता हूं यहाँ पे, कि माइनस में जो संख्या 0 से जितनी करीब है वह उतनी ही बड़ी संख्या होती है। अर्थात मतलब एक बार और देखो, जैसे -2 है और -1 है, तो -2 और -1 इन दोनों में बड़ा -2 नहीं होगा। पता चले कि 2 बड़ा है तो -2 भी बड़ा होगा, नहीं। यहाँ पे देखोगे संख्या रेखा में तो -1 0 से ज्यादा करीब है, यानी 0 से ज्यादा करीब जो भी संख्या है, जैसे -1 है, तो यह जो -1 है वह आपकी क्या है? वह आपकी संख्या जो है वह -2 से बड़ी है। ठीक है,
ये चीज समझ में आया। अब इसी तरीके से धन पूर्णांक को यहाँ पे धन की दिशा में, जीरो के दाएं दिशा में दिखाते हैं, ठीक। और जो शून्य है वह बीच में शून्य होता है, ठीक है। अब इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई। अब क्या है, अब ये हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर का पूरा एक ओवरव्यू, एक रोड मैप मैंने अच्छे से बता दिया आपको कि संख्या क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके अध्याय के अंदर कि आपके अध्याय में कौन कौन सी विधियां दी हुई हैं। अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर इसमें फिर से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके हर एक डाउट को अगली वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मुकद्दर को पाने के लिए। समझ में आई बात। बैठे बैठे कुछ ना होगा, करना तो पड़ेगा। तो अब क्या है, अब अगला जो टॉपिक है वह आपका आपके अध्याय में दिया है यूक्लिड विधि। यूक्लिड विधि बेसिकली क्या है, एकदम इसका सार तत्व समझो, बेसिक रूट समझो क्या कि ये यूक्लिड फुक्लिड ये नया नाम, स्टाइलिश नाम कहां से आ गया गणित में। बात यह है कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे हम भाग देते हैं, मान लो बेसिक 6 में भाग देना है 2 से, तो हमने ये पढ़ा है कि 2 से 6 में भाग देते हैं तो 3 बार में जाएगा, ये 6 हुआ और ये कट जाएगा, खत्म हो गया, ये शून्य हो गया। अब इसमें जो होता था, हम ये 4 चीजें हैं, इन चारों का हमने नाम रखा था। नाम क्या रखा था, ये था आपका क्या, ये था आपका भाजक, भाजक ये था आपका भाज्य, ठीक है, ये हो गया भाज्य। ये 2 वाला क्या है, ये था आपका भाजक, और ये क्या है, ये आपका था भागफल, ठीक है। और ये क्या था आपका, ये यहां पे आता था शेषफल, ठीक है। अब इसी पे आधारित हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था छोटी वाली कक्षाओं में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पे ये क्लास कभी कभी हम लोग काट भी देते थे, इसको शून्य भी लिख लेते थे, ठीक है। क्या करना बेसिकली होता था, यहाँ पे घटाना होता था, तो मैंने काट दिया था, उसको शून्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही फार्मूला हमने पढ़ा रखा था अपने बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अब इन सबों ने किया क्या है, ध्यान से सुनो, इन सबों ने कुछ नहीं किया है, इन सबों ने इसी को अंग्रेजी के ABCD के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। और इसको कह दिया है कि यूक्लिड नाम की किताब आती थी इन सबों की, उसी में यह फार्मूला ले जाकर के पुट कर दिया और कहा कि अब ये यूक्लिड विधि है। समझ रहे हो, बेसिकली और कुछ नहीं किया है, बस यही किया है। आगे चल के अभी और इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो ये चीज आप लोग को आती है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जिसमें भाज्य क्या है, भाज्य जिसको हम भाग दे रहे होते हैं, भाजक क्या है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। भाषा पे गौर करना बहुत जरूरी है इसमें। भाज्य क्या है, जिसको हम भाग दे रहे होते हैं, भाजक क्या है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, भागफल क्या है, जितनी बार में भाग जाता है, ठीक। 3 शब्द क्लियर हुआ, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, जिसको हम भाग देते हैं, और जितनी बार में भाग जाता है, ठीक है। ये भाज्य भाजक और भागफल हो गया, और शेषफल जो शेष बचता है, ठीक है। तो अब किया क्या है इन सबों ने इसी फार्मूले को एक इंग्लिश के रूप में डिराइव किया, इंग्लिश के रूप में इसका नामकरण किया कि भाज्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, C बराबर D इंटू क्यू प्लस R, ठीक है। C बराबर D इंटू क्यू प्लस R, भाज्य को C से दर्शाया, भाजक को D से, भागफल को Q से और शेषफल को R से,
ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसका प्रयोग कब है? इसका मेन प्रयोग कब है? जब हमको HCF निकालना हो। HCF और LCM का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं पहले उसको भी बता दूंगा, फिर मैं आऊंगा यूक्लिड विधि पे। एकदम बेसिक का मतलब बेसिक, समझ में आ रही बात? हवा नहीं है कि हो आए और कुछ भी पढ़ाए और निकल लिए, नहीं, एक एक छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, बस ध्यान से क्लास लिया करो डेली, ठीक है एकदम। उसके बाद तुम लोग देखो कि तुम लोग की कितनी शानदार तैयारी होती है। अब तुम लोग चिंता छोड़ दो कि कैसे पढ़ाना है, तुम लोग को बस आकर के बैठ जाना है, डेली जो बताया जाए वो देखना है, बस इतनी जिम्मेदारी रखो। समझ में आई बात? क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब हम लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी क्लासेस धुआंधार मिलेंगी और एक से एक बेस्ट टीचर रहेंगे आपको। आप लोग को खुद पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में पढ़ाई होती है तो ऐसे होती है, ठीक है। तब ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, C बराबर D इंटू क्यू प्लस आर। अब इससे हम HCF और LCM निकालने का प्रयास करेंगे। LCM तो नहीं, लेकिन बेसिकली जो मेन निकालना होता है वो निकालना होता है HCF, यानी महत्तम समापवर्त, और एक होता है LCM, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है LCM, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों फैक्टर नहीं है, एक मल्टीपल है एक फैक्टर है, ठीक है। तो अब चलो, अब क्या करना है, इसका कैसे प्रयोग करना है अब ये मैं बताता हूं, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये जो फार्मूला है C बराबर D इंटू क्यू प्लस आर, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि यूक्लिड विधि बेसिकली है क्या, ये तुम लोग के ध्यान में रहे। C बराबर डी क्यू प्लस आर, ये चीज समझ में आई, ये बेसिकली ध्यान में रहेगा। अब LCM क्या है? LCM पहले LCM समझ लो, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मान लो तुमको 8 का और 16 का निकालना है LCM, ठीक है। 8 और 16 का LCM निकालना है कि कितना होगा, ठीक। तो अब करना क्या है, यह देखना है कि 8 को कितने हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के सिवा किसी और से न कटे। तो देखो, पहले 1 से शुरू करते हैं। किसी भी संख्या को 1 गुणे लिखा जा सकता है। अब 8 को कैसे लिखा जाएगा हो? अब मान लो 8 को क्या लिख सकते हो, 1 से बड़ा करके 2 करो, 2 लाके और यहाँ पे 4 कर सकते हो। अरे 1 गुणे 2 और 2 गुणे 4, 4 8, 4 दूनी 8 और ये 1 हो गया। अब फिर इस 4 को देखो, 4 के लिए हो गया 1 गुणे 2, अब 3 तो ला नहीं सकते हो 4 के मल्टीपल में, 4 का मल्टीपल या तो 1 गुणे 4 होगा या तो 2 गुणे 2 होगा। ये हो गया 2 गुणे 2, 4 को ऐसे लिख सकते हो, ये तुम्हारा हो गया। 8 को तुम बेसिकली 1 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 16 में क्या करना है, 16 में 1 गुणे 16 लिखो, ऐसे ही जैसे बता रहा हूं वैसे समझो, ऐसे ही चलोगे तो बहुत मजा आएगा, आगे कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि उसके बाद देखना धुआं धुआं हो जाएगा। अब 1 गुणे 2 से शुरू करो, 2 गुणे 8 कर सकते हो भाई। और फिर 8 को क्या कर सकते हो, 1 गुणे 2, 8 को क्या लिख सकते थे, 2 गुणे 4, तो 1 गुणे 2 ये वाला 2 रहेगा ही, और 8 को 2 गुणे 4 कर दो। फिर यहाँ पे क्या करो, 1 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 4 को 2 गुणे 2 लिख दो, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनना क्या है, देखो 8 और 16 का मल्टीपल निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए जितनी बार 2 कॉमन है, जो जो संख्याएं कॉमन है उनको एक बार लिखोगे। बात समझे नहीं समझे, फिर से समझो। जो जो संख्याएं कॉमन है, इसमें देखो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो अब LCM ऑफ 8 कामा 16 ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 लिख दिए, ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, गुणे 2 लिखे, ये 2 यहाँ पे भी, ये 2 यहाँ पे भी, गुणे 2 लिखे, ये 2 यहाँ पे भी, ये 2 यहाँ पे भी, गुणे 2 लिखे। अब देखो यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 4 2, तो ये 3 2 हो गया,
और एक एक भी हो गया। अब इसमें एक दो बच गया, तो एलसीएम में ध्यान देना है कि जो बच जाए उसको भी लिख लेना है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये लिख दिए 2। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 16। देखो एलसीएम 8 और 16 का हो गया 16, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सब तुम लोग को पता भी होगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में इसका उल्टा करना है। उल्टा करना है इन द सेंस कि जो कॉमन होगा बस उसी को लिखेंगे, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो 8 और 16 का ही हम एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। 8 और 16 का, तो 8 को कैसे लिखोगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 16 को कैसे लिखोगे, 16 को लिखोगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16, 8 एंड 16 क्या हो जाएगा, कॉमन कितनी बार है देखो, 1 2 3, 1 2 3 और ये 1, यानी कुल मिला के तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अरे इतना समझ गए ना, नहीं समझे तो एक बार और दोबारा देख लो कि एचसीएफ में क्या करना है। एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में जो कॉमन हो बस उसी को लिखना है, और एलसीएम में जो कॉमन था उसको लिखना तो लिखना ही था एक बार, साथ में जो बचा था उसको भी साथ में ले लेना था। सबको ले दे के चलने वाला आदमी कौन है, एलसीएम। और जो साथ में ना आए उसको लेके नहीं चलने वाला है एलसीएफ, ठीक है। जो कॉमन मिलेगा उसी को लेके चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस विधि का कैसे एचसीएफ में यूज होता है। अब इस विधि का कैसे यूज होता है, सबसे पहले ध्यान से समझने की बात है, एक बार समझ लो उसके बाद निश्चिंत हो जाओगे। जैसे मान लो अब हम बोले तुमको किसका किसका ले बताओ, जैसे मान लो हम तुमको 16 और 32 का एचसीएफ निकालना है, कौन सी विधि से, यूक्लिड विधि से, ठीक है। प्रश्न आएगा कि 16 और 32 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विधि से, ठीक है। तो अब करना कैसे है, सबसे पहले हम देखेंगे एक एक स्टेप समझो। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है, तो 16 छोटा है 32 से, ठीक। ये चीज पता चली, अरे ये चीज पता चल गई, 16 छोटा है 32 से, ये पता चल गया। आप कैसे करेंगे, अब इसमें सी जो है, सी क्या था, जिसको भाग देना था, 32 को भाग देना है किससे, 16 से, ठीक। जो बड़ी वाली संख्या है वह सी की जगह जाएगी, ध्यान रखो। तो 32 यहां पे आया, अब 32 को तुम 16 ये क्यू की जगह आएगा, ठीक है। और डी की जगह आएगा, माफ करो, डी की जगह आएगा। अब क्या 16 का मल्टीपल 32 होगा, 16 के पहाड़े में 32 आता है, तो देखो 16 के पहाड़े में 32 आता है कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। अरे आता है, 16 के पहाड़े में जो 32 है वह 2 बार में आता है। अब 16 दूनी 32 हो गया, तो जो शेषफल है आर जो है शेषफल, वह कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। और बस यही ध्यान देना है कि जो हमको शेषफल 0 मिले तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह ये क्यू वाली संख्या होगी। समझे नहीं समझे, अरे देखो समझे कि नहीं। छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या यहां जाएगी सी की जगह, सबसे पहले डी और क्यू है, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्यू की जगह 16 वाली संख्या जाएगी। अब देखेंगे कि डी जो है, डी 16 के पहाड़े में 32 आ रहा है या 32 से कम संख्या आ रही है, बेसिकली भाग देना है। भाग दे करके देख लो, अगर भाग देने पे यहाँ पे ये नहीं आएगा तो इसका एक बार और आगे चलाएंगे, ठीक है। तो चलो ये 16 से भाग दिए 2 बार में, तो ये हो गया 32, शेषफल आया 0। तो अब हमको पता चल गया कि 16 और 32 का जो एचसीएफ है वह ये क्यू है। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है तुम्हारी 16, ठीक है। तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया इसका 32 और 16 का। ये चीज समझ में आई, अरे बोलो। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 प्रश्न में किताब से एग्जांपल ले रहा हूं तुम लोग के सामने यहाँ किताब रखी है मैंने। कोई भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आया तो उसको और आगे अच्छे से विधिवत समझाने के लिए मैं 1-2 और एग्जांपल ले लेता हूँ, आराम से पढ़ेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले तुम्हारा
तो जो उदाहरण दिया है उसी का एक प्रश्न ले लेता हूं। प्रश्न उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक है। ये जो पहला और दूसरा है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो जो चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी उसको तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, और जो समझने वाली होगी उसको भी मैं लेके चलूंगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी, बहुत खास नहीं होगी, उसको मैं नहीं बताऊंगा, या तो बाद में एक ऐसा सेशन ले लूंगा जिसमें थोड़ा मिससेलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें वो सब भी ले लूंगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तीसरा उदाहरण से मैं समझाता हूं। इसमें क्या दिया है ध्यान से पढ़ो। तीसरा उदाहरण दिया है 4052 और ये 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। रुको थोड़ा पानी पी लूंगा। हाँ, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखो क्या करना है। इसमें कुल मिलाकर के जैसे मैंने पहला बताया, अभी बता रहा हूं, इसमें से जो दिया है उसको एक बार पढ़ दे रहा हूं इसी की विधि पे कि जैसे मैंने बताया वही है कि नहीं है। C बराबर DQ प्लस R का फॉर्म होना चाहिए। देखो इसने क्या किया है, सबसे पहले इसने चेक किया है 1632 से छोटा है कि नहीं, मैंने चेक किया था। इसने चेक किया है 4052 जो है वो 12576 से छोटा है कि नहीं। अब उस विधि का प्रयोग किया है। अब विधि का प्रयोग करने का मतलब क्या है, देखो एक बार मैं दोबारा लिख ही लेता हूं, अच्छे से समझाता हूं। क्या क्या है, 12576 और 4052, 12576 और 4052, ठीक है। इसका HCF निकालना है, HCF कौन सी विधि, यूक्लिड, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम कि 4052 है कि 452 है जी, 4052 है ना, हम 452 लिख दिए, बताओ 4052 है, ठीक है। तो अब देखो 4052 जो है वो तुम्हारा छोटा है कितने से, 12576 से, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा होगा वो C की जगह आएगा, 12576 बराबर 4052 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे शेषफल आएगा, और यहाँ पे कितनी बार में जा रहा है, तो 12576 में 4052, 4052 से 12576 में भाग दोगे, 12576 में 4052 से भाग दो, कितनी बार में जा रहा है, देखो 6 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 6 बार, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 4 बार में देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 चौको 16, ये भी नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा बताओ, 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 15, 12, जा रहा है, जा रहा है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5 में से 2 गया 2, ये 5 में से गया 4, ये कट गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 4052 में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो ये कितनी बार में जा रहा है, ये इतनी बार में जा रहा है, और जो शेषफल है कितना बच रहा है, 420 बच रहा है। ये चीज अब पहले नहीं आई थी, ध्यान देना, पहले वाले में शेषफल शून्य आया था, पूर्ण रूपेण वह कट चुका था, ठीक है। तो पूर्ण रूपेण जब वह कट चुका था तो अब क्या करना है, अब जो ये शेषफल बचा है, इस शेषफल से इसको भाग देना है, भाजक को भाग देना है, ठीक है। अब ये उठ करके अगली वाली लाइन में यहां जाएगा, ठीक है। पहली लाइन तो ये हो गई, अब दूसरी लाइन 4052 बराबर 420 का मल्टीपल देखेंगे कितना आ रहा है, ये 420 के मल्टीपल में कितनी बार में जा रहा है, तो मान लो ये 10 बार में जाएगा तो 4200 हो जाएगा, तो 10 बार में तो जाएगा नहीं, 9 बार में देखते हैं,
9 में 0 का गुणा किए तो 0, 9 में 2 का गुणा किए तो 18 और 9 में 4 का गुणा किए तो 36 और 36 और 1 37। तो ये इससे कम है यानी ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें से 3 7 8 0 घटा दिए, ये मैं कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, बात पे ध्यान दो, प्रोसेस पे चलोगे तो सब चीज समझ में आएगी। 2 में से 0 गया 2, और 15 में से 8 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, और ये कट गया। तो ये 9, अब इसको मिटा देते हैं। कितना आया था ये, 9 बार में गया, तो ये इसमें से, अरे यार मैं फिर भूल गया, बताओ। 0 8 और ये 7, तो ये 2 7 और ये 2, 272 आया था ना, तो ये 272 यहाँ लिख लेंगे। देखो यहाँ पे फिर से एलसीएम आया, ओ एलसीएम कह रहे हैं, शेषफल आया, आया ना। तो फिर वही विधि अपनाएंगे। कौन सी विधि? क्या, ये वाला उठ करके यहाँ जाएगा, और इससे हम फिर से इसको यहाँ पे लाएंगे। तो 420 उठ करके अब यहाँ जाएगा, तो ये 420 बराबर 272। ये कब तक करना है? जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, अब ये 272 में दो बार में लेके जाओगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, यानी ये 2 बार में नहीं जाएगा, यानी एक ही बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो इसमें से 272 घटाओगे तो कितना होगा? 10 में से 2 गया तो कितना हुआ? 8, और ये तुम्हारा 11 में से 7 गया तो कितना हुआ? 4, और 3 में से 2 गया तो 1 हुआ। हो गया? अरे हो गया। अब देखो, अब ये यहाँ पे ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे फिर ये शेषफल आ रहा है, तो अब ये वाली चीज कहाँ पे जाएगी? अब ये वाली चीज यहाँ पे जाएगी, और फिर इससे हम भाग करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये यहाँ पे जाएगी। अब देखो क्या करते हैं उसके बाद दोबारा। अब ये वाली चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तुमको फिर से। अब ये 272 बराबर 148। अब ये 148 में कितने का गुणा करेंगे? 148 में 2 का गुणा करोगे तो 14 दूनी 28, यानी ये ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा। और 148 इसमें से घटा लेंगे तो 12 में से 8 गया 4, और ये 6 में से 4 गया तो 2, और ये तुम्हारा 1 होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, मेरे ख्याल से होगा, 124 होगा। ठीक है, तो ये प्लस 100 प्लस 124। ठीक, देखो ये शेषफल अभी बच ही रहा है। देखो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा इसीलिए हो जाता है, समझ रहे हो? अब फिर ये 148 यहाँ जाएगा, 148 यहाँ आया, अब 124 यहाँ आया। ठीक है, अब 124 में ये देखो, ये 2 बार में जाएगा नहीं, ये एक ही बार में जाएगा। तो अब 124 इसमें से घटाओ, तो ये 4 आया, ये 2 आया, ये कट जाएगा, यानी 24 शेषफल आ रहा है ना। तो ये 124 प्लस 24 हो गया। अब ये फिर से यहाँ जाएगा, फिर 24 से भाग दो, तो ये 124 बराबर 24 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 24 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौको 20, 24 5 120 होता है, तो ये 5 बार में जाएगा। 24 5 120, और यह फिर से कितना बचा? 4 बचा, 5 चौको 20 को 0, और 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 हो गया। तो अब ये फिर ये 24 तुम्हारा यहाँ जाएगा, और ये 4, ये 24 तुम्हारा फिर यहाँ जाएगा, तो ये 24 बराबर 4, और प्लस तो 4 गुणे 6, ये देखो 4 6 के 24, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। तो जो हमें चाहिए था वहाँ पे ये हमको यहाँ पे मिल रहा है, यानी हमारा शेषफल, तुम्हारा शेषफल क्या है? शेषफल यहाँ पे 0 मिल गया। तो अब हमारा कुल मिलाकर के जो HCF होगा 12,576 और 4,052, 12,576 और 4,052, हाँ 4,052, ठीक है, यही है ना। 12,576, 4,052, हाँ सही है। तो इसका जो शेषफल हो गया, अब यहाँ पे 0 मिल गया। तो अब हम बताए थे कि कौन सा होता है तुम्हारा, जो Q के रूप में होता है, बचा हुआ है जो Q है वही तुम्हारा क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, तो चलो हमको ये चीज पता चली कि हमारा HCF जो है वो कितना आया। HCF हम यहाँ पे लिख लेंगे, HCF बराबर 4। ठीक है, ये चीज पूरी समझ में आ गई तुम लोग को? यूक्लिड एक बार और मैं दोबारा धीरे धीरे बता दे रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग को बीच में कहीं स्केप हो गया हो, नहीं समझ में आया हो। प्रश्न बोला कि 12,576 और 4,052 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुल मिलाकर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में कार्य करती है, उसी पे आधारित है। उसमें करना ये होता है कि सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको और बड़ी संख्या को, इन दोनों को हम पहचान लेते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है। फार्मूला इस रूप में है इंग्लिश में, इसको मैंने अभी समझाया था, तुम्हें पता ही होगा। तो इसमें करते क्या है कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको सी की जगह रख लेते हैं। कुल मिला के बेसिकली भाग देने की प्रक्रिया है। ये 12,576 में भाग देंगे छोटी वाली संख्या से। कितनी बार में गया? 3 बार में गया। 3 गुणे किसका मल्टीपल है? ये 4052 का। अब 4052 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो इतना आएगा 12 6 और तुम्हारा 420 शेषफल बचा। जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक हमें इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है, ठीक है। 420 आया। अब फिर क्या करेंगे? अब हमारा जो सी है वह चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो सी है वह क्या हो जाएगा? अब हमारा सी वह संख्या हो जाएगी जिसे हम भाग दे रहे थे पहले। तो अब ये 4052 फिर से हमारा सी बन गया। अब इसमें किससे भाग देना है? इसमें जो शेषफल आया है उससे भाग देना है। तो यह फिर से 9 बार में जाएगा और फिर हमारा शेषफल बचेगा 272। शून्य नहीं आया, पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे जिससे भाग दे रहे थे, अब वह सी बन जाएगा। कितनी बार किससे भाग देना पड़ेगा उसको हमें? अब जो शेषफल आया था उससे भाग देंगे 272 से, तो वह 1 बार में जाएगा। फिर तुम्हारा 148 शेषफल बच जाएगा। अब फिर शून्य नहीं आया तो जिससे भाग दे रहे थे वह सी बन जाएगा, 272 सी बन गया। 148 से पुनः भाग देंगे क्योंकि यही शेषफल बचा था। तो 148 से 1 बार में गया, फिर हमारा शेषफल 124 आया। फिर शून्य नहीं आया, फिर जिससे भाग दे रहे थे 148 से, अब वो 80 बन जाएगा। जो शेषफल है उससे भाग अब देंगे तो 124 से 148 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 24 शेषफल बचेगा। पुनः शून्य नहीं आया, फिर क्या होगा? फिर अब सी जो है वह 124 यानी 124 से भाग दे रहे थे तो 124 सी बन गया। कितनी बार में किससे भाग देंगे 124 को? तो शेषफल हमारा 24 आया था तो इस शेषफल से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। फिर शेषफल 4 आया तो फिर अब जो 24 से भाग दे रहे थे अब वो 80 बन जाएगा। अब 24 सी बन गया, किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। जिससे भाग देंगे वही हमारा क्या बनता है अंत में जाकर के? HCF बनता है। ये चीज याद रखो, बहुत छोटा सा बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जिससे भाग दे रहे होते हैं, 4 से भाग दे रहे थे वही हमारा HCF बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा शून्य आ गया शेषफल, तो हमें पता चल गया कि इसी में हमारा क्या है? HCF छुपा हुआ है। किसका? 12,576 और 4052 का। तो किसी से भाग दे रहे थे? 4 से भाग दे रहे थे। तो ये हमारा 4 क्या हो गया? 4 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। किसका? 12,576 और 4052 का, ठीक है। यूक्लिड विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो अब क्या करना है। आज की क्लास अब यहीं पे हम ओवर करते हैं। आज हमने सारी की सारी आपको बेसिक समझाया और यूक्लिड विधि क्या है इसको अच्छे से समझाया, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया। अब हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें आगे हो सकता है कि या तो उदाहरण 1-2 प्रश्न और ले लें और या तो हम उसके बाद फिर अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। पढ़ाई हो गई है बहुत, जितना हो गया इसको एक बार और रिवीजन करना घर पे। जब अगली क्लास तुमको मिलेगी कल तो एक बार और इसको रिवीजन करके फिर क्लास में बैठना, ठीक है। चलो फिर रखते हैं। तब फिर दोहरा देता हूं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मुकद्दर को पाने के लिए, ठीक है। तो चलते रहो, दौड़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे हम लोग को सफलता अवश्य मिलेगी साथ में, ठीक है। साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो, थैंक यू।